नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे अभी हाल ही में हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पंचकुला के अंदर एचपीएससी कार्यालय का घेराव किया था। इस घेराव का मुख्य कारण 3-4 थे, जिसमें से आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कि किस तरह से जब नौकरियां निकलती हैं ऐसा आरोप है कि उनमें से ज़्यादातर नौकरियां बाहर के युवाओं को दी जाती हैं और दूसरा बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ एग्ज़ाम्स के अंदर हैं। तो इसको लेकर के पंचकुला के अंदर हाल ही में यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन चलाई, काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिला। इस प्रदर्शन में युवाओं के मुद्दों के साथ साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी अलग रूप देखने को मिला। अभी तक उनकी छवि जो एक साफ, ईमानदार, संयमित नेता के रूप में होती थी, लेकिन जैसे उन्होंने बैरिकेड, लांगे, वाटर कैनन का सामना किया, उससे उनका अलग रूप देखने को मिला। क्या हरियाणा की राजनीति का युवा या हरियाणा के लोग ऐसे ही अग्रेसिव नेता को पसंद करते हैं या साफ और संयमित नेता को पसंद करते हैं? ये बात भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में विपक्ष सरकार से एक ही बात पूछ रहा है कि पहले तो आप भर्तियां निकालते हैं तो बाहर वालों को भर्ती करते हो। दूसरी बात, आपका जो एचपीएससी का चेयरमैन है, मुखिया है, वो ये कह रहा है कि हरियाणा के युवाओं को यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह से तैयार नहीं किया गया कि वो इस एचपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो विपक्ष ये पूछ रहा है कि फिर हरियाणा के युवा आईएएस जैसे, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर, नीट जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम में किस तरह से वो क्रैक करता है, किस तरह से वो टॉप रैंक लेके आता है। अगर हरियाणा का युवा तैयार नहीं किया गया यूनिवर्सिटीज़ ने, तो फिर हरियाणा का युवा हर चीज़ में अपना परचम क्यों लहरा रहा है और क्यों वो पहले जो एग्ज़ाम होता है उसमें वो मेरिट में आता है और दूसरे एग्ज़ाम में वो 35% भी स्कोर नहीं कर पाता है। तो विपक्ष ये बड़ा सवाल सरकार से पूछ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पाले के कुछ नेता भी प्रदर्शन में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते दिखे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेत्री श्वेता ढुल भी हैं, जो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो प्रदर्शन में शामिल थी। ओपी जी, देखो, सबसे पहले बात करते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो हमारे रोहतक लोकसभा के सांसद हैं और सबसे पहले वो राजनीति में आए 2005 में, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय रोहतक के सांसद थे और वो जब सीट खाली हुई तो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उस समय अमेरिका में नौकरी कर रहे थे, उनको बुलाया गया और वो यहाँ आके, स्वाभाविक है जब आपके पिता मुख्यमंत्री हैं तो आपको फटाफट जो है आपने सीट जीत ली। उसके बाद 2009 में, फिर 2014 में, 2019 में हार गए थे, फिर 2024 में दोबारा से वो रोहतक लोकसभा के वो बने। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने इतने लंबे समय से देखा है, तो बड़ा उनकी जो इमेज है ना, बहुत ही संयमित, पोलाइट, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड, मतलब इस तरह की इमेज है। और मतलब इतनी एग्रेसिव जो हमने पंचकुला वाले प्रदर्शन में देखी, बैरिकेड के ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं, कूद रहे हैं, वाटर कैनन इधर से चल रहे हैं और उसके बावजूद भी सारी जो एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके लिए वो प्रदर्शन करने आए हैं, उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं, फिर उनको पंचकुला थाने में लिया जाता है। इस तरह का रूप जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हमने पहली बार देखा है। देखो सत सिंह जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का 21 साल में ये पहला ऐसा रूप देखने को मिला। इससे पहले प्रदर्शन तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन कभी पुलिस के धक्कों का, पुलिस की लाठियों का, वाटर कैनन का, बैरिकेड कूदने का प्रयास हमने कभी पहले नहीं देखा। हालांकि एक बार प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी में जब किसानों का एक वो कि कुछ किसानों को गाड़ी ने कुचल दिया था, भाजपा के नेता की गाड़ी ने, तो वहाँ पे
दीपेंद्र सिंह हुड्डा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते मैंने देखे हैं, और पुलिस ने उनको धक्के भी मारे हैं और 3 दिन तक उनको डिटेन भी किया था, एक कमरे में बंद किया प्रियंका गांधी के साथ और कुछ और नेता थे। लेकिन जैसा आपने बताया कि 2005 में जब वो यूएस से नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए तो कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाए थे कि मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीति में कोई अनुभव नहीं था। उनको लेके आए, टिकट दिया, रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव भी जीते, उपचुनाव, फिर उसके बाद 2009 का चुनाव जीते, फिर 2014 का चुनाव जीते जब वो उनको पैरों में चोट थी, रीढ़ की हड्डी में, पता नहीं कहाँ पे, अस्वस्थ थे, बेड रेस्ट बताया गया था। पूरा चुनाव 2014 का, जब मोदी जी की लहर थी 2014 में फर्स्ट टाइम, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फील्ड में चुनाव उतर के नहीं लड़ा, बेड रेस्ट थे, दिल्ली में थे, बेड पे थे, हॉस्पिटल में थे, और एक दिन भी वो केवल नॉमिनेशन भरने आए थे, उसके बाद वो चुनाव प्रचार में नहीं आए। वो चुनाव जीते, अच्छे मार्जिन से जीते। फिर 2019 का जब इलेक्शन आता है तो चुनाव हार जाते हैं। भाजपा यहाँ रोहतक से पहली बार कमल खिलाने में कामयाब हुई, डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेके आए और वो सांसद बने दीपेंद्र हुड्डा को हरा के। 2024 का इलेक्शन फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी उसी छवि को बरकरार रखते हुए कि ऐसे नेता सीधे सरल स्वभाव में, बहुत ही शांत और मतलब एक शरीफ नेता के रूप में उनकी छवि को बार बार कांग्रेस ने और हुड्डा परिवार ने उसको आगे किया, और उसी छवि के आधार पर पूरे प्रदेश में एक ऐसी छवि थी कि बहुत ही शरीफ और सरल नेता के रूप में उसकी पहचान है उनकी। लेकिन ओपी जी, जिस नेता की आप बात कर रहे हैं कि सरल है, शांत है, 2024 में सरकार लाने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली थी, और 2000 चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा में लोग उनसे बेहद नाराज़ थे, और नाराज़गी का बड़ा कारण ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये दो ही ऐसे चेहरे थे जिन पर लोग विश्वास कर रहे थे, और उसमें भी ये मान रहे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ले लिया और वो अपने हिसाब से टिकट हर चीज़ में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया 46 सीट की बजाय 37 पर कांग्रेस अटक गई, तो लोगों को लगा कि ये ऐसा सुनहरा मौका था, खास करके देश वाली बेल्ट पर, कि तुम्हारी सरकार बनेगी, तुम ये है, खास करके जाट समाज के से काफ़ी मतलब इकट्ठा हो गए थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लोग बहुत नाराज़ थे, और काफ़ी समय तक, अभी तक भी, यानी कि सरकार अक्टूबर 2024 में और अभी 26 फरवरी आ गई है, तो लोग अभी तक भी हुड्डा से नाराज़ थे। ये जो प्रदर्शन 2 दिन पहले हुआ है ना पंचकुला के अंदर, मैं इसमें थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जब आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार 2024 में आने के दावे किए जा रहे थे, हर कोई मानता था, सर्वे एजेंसियां भी ऐसे कहती थी। जब चुनाव रिजल्ट परिणाम आया तो कांग्रेस 37 सीटों पे सिमट गई। उसके बाद जो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए, उसमें आरोप यही थे नेताओं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हठधर्मिता की वजह से टिकटों का गलत वितरण हुआ, और जिसकी वजह से कांग्रेस जो है सत्ता में आते आते रह गई। ये आरोप भी उन पर लगे कि उनकी हठधर्मिता की वजह से। इसको आप और सिंपल कर दीजिए भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, जबकि कांग्रेस के अंदर ये बात थी अगर मुख्यमंत्री बनना है तो हुड्डा साहब, बड़े हुड्डा साहब का तो नंबर है, लेकिन उसके बाद और बहुत सारे नेता हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। वाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा? सिर्फ इसलिए क्या कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी खिंचाव था, और कुमारी शैलजा इसी बात से नाराज़ थी, और बहुत बड़ा दलित का जो वोट बैंक था वो उसका भी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि उनको लोकसभा में मिला था, लेकिन विधानसभा में वो जो है वोट खिसक गया। उसके और भी कारण थे, लेकिन ये भी एक कारण था। सत सिंह जी, हरियाणा में बड़ा नेता बनना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। ताकतवर बनना ऐसा नहीं है कि भाई वो बदमाशी शुरू कर दे। ताकतवर मीन्स ये है कि मजबूत आदमी के साथ हरियाणा के लोग लगते हैं। देखो, अभय सिंह चौटाला को आज भी, बेशक वो विधानसभा में नहीं है, उनकी पार्टी की 2 टिकटें, लेकिन वो कहते हैं कि भाई दबंग आदमी है, विधानसभा में जब बोलता है ना तो सब कुछ, लेकिन ऐसी दबंगई का क्या फायदा? दुष्यंत चौटाला का जो परिवार है, दुष्यंत चौटाला जो है बड़ा कॉन्फिडेंट नेता है। अब आप देखोगे तो हरियाणा का जो आदमी है ना, वो ताकतवर आदमी के साथ लगता है, तो हो सकता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी वो फीडबैक पहुंच गया हो कि भाई यहाँ पे दबंग बन के ही, ताकतवर बन के ही लोगों के बीच में रहा जा सकता है, यहाँ
कमज़ोर आदमी के साथ हरियाणा का आदमी नहीं लागते कभी भी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी मिट्टी के हैं जहाँ से मैं और आप हैं, जहाँ से वोटर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सांगी गांव के हैं और सांगी गांव का इतिहास हम सब ने कई बार अलग से एपिसोड भी किए हैं, उसी मिट्टी के बने हैं। ताकतवर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक जीतते इसीलिए आए हैं। लोग आखिर में उनकी और भी कमियां हों, लेकिन एक बाबा छोरा शरीफ है, इसको देख इस बात को कह करके ना उनको बम्पर वोट देखो मिले इस बात हैं। को तो एक मिनट इस बात को तो विपक्ष भी मानता नहीं, है। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई छोरा शरीफ है और भाई ओरा की तरह बदमाश को ना, अब तक उनको इस बात के लिए वोट मिलते हैं। लेकिन 2024 में जो विधानसभा में हुआ, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे, लोग बहुत नाराज भी हुए कि भाई तुम्हें मौका मिला था और तुमने भरी थाली जो ना मुद्दे मार दी। अब जो ये रूप उन्होंने HPSC के उसमें है, देखिए हरियाणा का युवा ना बहुत और बेहद परेशान है। उनकी उम्र निकली जा रही है, भर्तियाँ नहीं निकलती, भर्तियाँ निकलती हैं तो फिर उनके अंदर बाहर वालों को सेट किया जाता है। और दूसरी बात, जो HPSC के चेयरमैन वो कहते हैं तुम इतने काबिल ही नहीं हो कि वोट तुम्हें नौकरी मिल सके, तुम टेस्ट क्लियर नहीं कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि युवाओं को एक ऐसे नेता की खोज थी जो आगे बढ़ करके उनकी आवाज़ उठाए और सरकार को मजबूर करे कि आप हरियाणा के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते। आप जितनी भी अनियमितताएं हैं उनको दुरुस्त कीजिए, उनको फिक्स कीजिए और सुचारू रूप से कोई भी पद खाली ना रखे। आप ये देखिए सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ खाली पड़ी हैं और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। जिनको नौकरी है उनकी नौकरी को खतरा हो गया। कितने सारे इश्यूज मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में अगर विपक्ष 37 सीट वाला भी अगर आगे आके इस तरह से विरोध नहीं करेगा तो फिर बात कैसे बनेगी? देखो अभी तक तो हम देखते आए हैं कि जो युवाओं के मुद्दे उठाते हैं वो नवीन जय हिंद उठाते हैं। नवीन जय हिंद ही प्रदर्शन करते हैं। उनके प्रदर्शन का जो तरीका वो हर बार नया होता है। और युवा जो है ना, आज अगर आप देखोगे तो जब सारे नेताओं के पास, सारे अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, CM के पास, सब जगह जब युवा चले जाते हैं अपनी समस्याओं को और मांगों को लेके, जब वहाँ समाधान नहीं होता तो आखिर में जो युवा इकट्ठे हो गए नवीन जय हिंद का ठिकाना ढूंढते हैं। कदे तो सेक्टर 5 के बाग में पहुँच जाते हैं, 6 में, अब वो BPL के वहाँ फ्लैटों में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब नवीन जय हिंद जो उन युवाओं की आवाज़ उठाते हैं या प्रदर्शन करते हैं, तब कुछ थोड़ा बहुत सुगबुगाहट होती है और उनकी मांगे जो है, जो मानने की मांगे है वो मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने देखे हैं कि नवीन जय हिंद ने उठाए। अब जैसा आपने जिक्र किया कि युवा आज के टाइम हरियाणा का काफ़ी दुखी है, काफ़ी हताश है, क्योंकि नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो आप हायर एजुकेशन की बात करो, यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट नहीं मिल पा रही है, फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। नौकरियां जो है थोड़ी बहुत है उसमें बाहर अदर स्टेट के युवाओं को नौकरियां दी जाती है, और जो हरियाणा के युवा है उनको ऐसी कंडीशन में फंसा दिया जाता है कि सीटें खाली रह जाती है। अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि जो HPSC की तरफ से जो भर्तियां की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें 613 थी, उसमें से 35% की ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि आप ये मानिए शायद 125 ही, मतलब आप ये देखो ना 80% सीटें तो खाली रहेगी। वो जो 35% सब्जेक्टिव टेस्ट में जो कंडीशन लगाई उसकी वजह से कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें 75, 70, 80% तक सीटें खाली हुई है। एक चीज़ और ना मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी प्रोटेस्ट किया, देखो उसके पीछे एक और फोर्स है जो काफ़ी लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रही है, श्वेता डोल। श्वेता डोल अब तो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली है। पिछले दिनों वो चुनाव भी लड़ना चाहती थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, और अभी पिछले दिनों जो जिला अध्यक्ष की लिस्ट आई उसमें भी उनको अकोमोडेट नहीं किया। खैर, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दे उठा रही है, और ये जो मुद्दा हुआ HPSC वाला, ये इसके पीछे एक बड़ी फोर्स श्वेता डोल है।
और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली निवास के ऊपर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद HPSC कार्यालय का घेराव होता है जिसमें पुलिस टीयर गैस वाटर कैनन चलाती है उसको डिस्पर्स करने के लिए भीड़ को। तो श्वेता ढुल ने ये मुद्दा बड़े लंबे समय से उठाया और स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी जॉब एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो सबसे पहला नाम जो है वो श्वेता ढुल है, क्योंकि वो फेसबुक पर आकर भी और सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और ज़मीन पर जा कर के भी, और पहले भी श्वेता ढुल ने कई मुद्दे उठाए हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और श्वेता ढुल, हालांकि श्वेता ढुल को रणदीप सुरजेवाला कैंप का नेता बताया जाता है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अब ये आ गई हैं। मुझे ये भी लगता है कि शायद अब श्वेता ढुल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और भी कई मुद्दों में इसी तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। और जिस दिन ये वाटर कैनन वाला एपिसोड हो रहा था उस दिन श्वेता ढुल भी उनके अंदर ही थी और वो भी बैरिकेड पर चढ़ कर के, और वो भी भीग गई थी। वो महिला है, देखो पता है क्या, ये तो आदमी को तो टोड़ होता है, ले लो चढ़ जाओ, लेकिन एक महिलाओं को उसके बीच में एडजस्ट करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन बट वो अपना सब कुछ जो है ना, उन्होंने सारी की सारी कंफर्ट जोन को तोड़ करके एंड सब जैसे क्लाइंब, सबसे पहले कूदने वाले जो थे उसको बैरिकेड को दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वरुण मौलाना भी साथ में थे, यूथ के प्रेसिडेंट भी थे 2 जने, उन्होंने भी, कटारिया जो हरियाणा यूथ कटारिया कांग्रेस थे के अध्यक्ष हैं जी, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे यूथ तो कांग्रेस सबसे पहले कूदने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उसके बाद फिर बाकी सब कूदते गए। देखो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने तेवर तो युवाओं का जोश देखते हुए पहले ही दिखा दिए थे। जब वो मंच पे थे और मंच पे जब युवाओं को उन्होंने संबोधित किया तो ये कहा था कि भाई पीछे नहीं हटना है, और अगर किसी ने पीछे हटना है तो वो पीछे ही रह जाओ थोड़ा सा। जो साथी मेरे साथ HPSC के जो कार्यालय का घेराव करने के लिए जो पीछे मेरे साथ आना चाहते हैं तो वो अपनी जैकेट निकाल लो और फिर हम मोर्चा भी मोड़ लो। फिर उन्होंने अपनी वो जैकेट निकाली स्टेज से ही, फिर अपनी बाजुओं को जो है वो फोल्ड किया और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा HPSC कार्यालय की तरफ आगे बढ़े, पूरे जोश के साथ थे। तो वो उन्होंने उन युवाओं को भी जो वहाँ पे मौजूद थे उनमें भी एक जोश भरने का काम किया कि कोई नेता अगर जैसे युवाओं का या किसी कार्यकर्ताओं का नेता अगर एग्रेसिव हो के आगे बढ़ता है किसी भी आंदोलन में या किसी भी प्रदर्शन में तो उन युवाओं में जोश दोगुना हो जाता है। और तो दीपेंद्र हुड्डा ने उन युवाओं की नब्ज को पहचानते हुए पहले ही जोश भरा, फिर वो वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के वो रोक दिया उनका काफिला, जो उनका जो दल था। फिर दीपेंद्र हुड्डा को रोकने के लिए वहाँ पे वाटर कैनन भी आगे थे। तो बैरिकेडिंग पे जैसे लांघने का प्रयास करने लगे तो दीपेंद्र हुड्डा को एक दो बार तो गिरे भी हैं पानी की जैसे बौछारों की वजह से, पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हैं। वरुण मौलाना सांसद जो अम्बाला से हैं वो उनके साथ थे सबसे पहले, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा बैरिकेडिंग पे चढ़े, फिर उधर वो बैरिकेडिंग को कूदने में कामयाब हुए। वरुण मौलाना जो है वो भी उसके साथ साथ कूदे। फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो वो और निशित कटारिया जो हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ये चारों नेता जो है वो कूदने में कामयाब हुए। इनको फिर पुलिस ने वहाँ पे पंचकुला में अपने हिरासत में लिया और पंचकुला पुलिस लाइन लेके गए। जैसे आपने शुरू में कहा ना कि 21 साल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बैरिकेड तक पहुंचने में, बैरिकेड कूदने में 21 साल लगे। मुझे वो सीन याद है जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में लोकसभा चुनाव जीत गए थे और बहुत सारे कमांडोज, क्योंकि लोग उनसे मिलना चाहते थे, तो नए थे, हुड्डा की नई सरकार आई थी और कमांडो उनको घेरे रहते थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नए थे, अमेरिका से पढ़ कर के आए थे, कुछ करने का जुनून था। और कमांडो किस तरह से जैसे नज़दीक जाते थे, कमांडो किस तरह से कोण ही मारते थे, मुझे वो याद है। देखिए जब हम बात करें तो सारी बात करनी चाहिए, वो कोण ही हो सकता है, प्रेस के साथियों ने भी कहा रखी हो, गांव से जो हमारे और जाते हैं वो भी एक टाइम था। फिर 2009 में फिर हुड्डा की सरकार आई, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा सरकार आई, फिर वो कमांडो और वो सारे, मतलब एक टाइम ना नहीं, इसमें देखो 2 बात है। एक बात तो आपने बताई कमांडो, वो भी देखते थे। दूसरी बात है कि दीपेंद्र हुड्डा ने एक मैसेज और भी दिया,
मैसेज दूसरा क्या था कि कभी भी दीपेंद्र हुड्डा एक गाड़ी से ज़्यादा गाड़ियाँ अपने काफिले के अपनी गाड़ी के साथ एक से ज़्यादा गाड़ी लेके कभी नहीं गए। कभी उन्होंने पुलिस लेकिन लोग तो पीछे लग जाते थे कभी पुलिस की सुरक्षा नहीं ली, कभी उनके पायलट नहीं चली, कभी उनको एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं लेके चले। आप देखोगे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 10 साल, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी पुलिस की प्रोटेक्शन में नहीं गए। एक उनका पीएसओ होता है जो आज भी हम देखते हैं। कमांडो नहीं होते थे उनके साथ? नहीं, उनका जब गाड़ी कहीं पे जाती थी तो उन्होंने कोई गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं ले रखी थी। ये नहीं, उनका मैं वो नहीं इतिहास कह है। रहा हूँ, लेकिन जो कमांडो तो घिरे रहते थे ना उनको। कमांडो तो ये है जब कार्यक्रम स्थल होता है तो वहां पे तो कमांडो आप नहीं। आपने सही बात ये की। जनता है, स्टेज पे मैं नहीं देखता ये था जनता है, ये अपने आप ट्वीट करके बता देंगे। कमांडो तो ऐसे होते थे कि वो पब्लिक को तो धक्के मारते थे, कई बार तो ना वो पब्लिक को धक्के मारते मारते दीपेंद्र के भी ठोक दिया करते। तो कमांडो है। देखो उनको जो 2014 में चोट लगी ना, देखो वो भी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो 2014 में जो कमर में चोट लगी वो एक्चुअली क्या है कि हमारे लोग ना जोशीले बहुत ज़्यादा, धक्का मुक्की बहुत करते हैं आगे बढ़ने में। एक बार चेहरा दिखा दिया, फिर घूम कर के आ गए, फिर आगे चेहरा दिखा दिया, इतनी भीड़ हो जाती है। तो उस क्राउड को मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब तो वो परिपक्व हो गए हैं, अब चीज़ों को समझते हैं। अब सरकार भी देखोगे तो दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में ना 2-3 एक्स्ट्रा ड्रेस मिलती है कुर्ते पजामे। ये है कि भाई जब भी कहीं भीड़ वाले कार्यक्रम में वो जाएंगे तो उनका ये कुर्ता की जेब जाब या कुर्ते की जैसे कहीं ना कहीं से फट जाएगा या वो उसमें कोई सब्जी वब्जी लग जाएगी खाना खाते समय, या धक्के मुक्की में वो ख़राब हो जाएगी। आप कभी भी देखोगे उनके कुर्ते तो ना, चाहे वो सत्ता में थे तो भी, अब सत्ता में नहीं है तो उनके कमीज इक्वली पॉपुलर, वो बात आपकी मानने वाली बात है। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि भाई शराफत ठीक है, अब आप डिलीवर करके देखो लोगों के मुद्दे एग्रेसिव। और जो एचपीएससी कार्यालय का घेराव किया कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने लेड बाय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद सीएम को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि हरियाणा प्रदेश के युवा बाहर भी तो लगते हैं, तो अगर यहाँ पर भी अगर दूसरे प्रदेश के युवा लग रहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है ना वो ये है कि परसेंटेज क्या है। अगर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो बाहर से है, और आप मुझे बताओ कौन से ऐसे प्रदेश का चेयरमैन है वहाँ की, मतलब आप ये मानिए जैसे यहाँ एचपीएससी है तो वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बाहर से कोई चेयरमैन लगाता। और दूसरी बात, परसेंटेज कितनी है, बाहर वालों की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है, किसी भी प्रदेश में इतना परसेंटेज नहीं है। तो सवाल बहुत सारे हैं सरकार के लिए। सिंह जी, जब से आलोक वर्मा एचपीएससी के चेयरमैन बने हैं तब से ही वो विवादों में है। कभी तो वो हमारे हरियाणा के युवाओं को कहते हैं कि यार ये पढ़े लिखे कम है इसलिए भर्ती नहीं हो पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। कभी कैसी स्टेटमेंट देते हैं, कभी कैसी स्टेटमेंट देते हैं। देखो आज के टाइम में ये बात तो सच्चाई है कि हरियाणा के युवाओं के साथ ना बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। उनकी बेबसी जो है रोज़गार की, उसको उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो उनको जॉब मिल पाती, विदेश में भेजते हैं तो आप देखोगे जो पीछे भेजे गए थे इजराइल और रूस में, वो कौन भेजे गए थे? वो बेचारे वो लोग भेजे गए थे जो कि लेबर क्लास है। जो पढ़े लिखे युवा है सही मायनों में तो वो अपना घर फूक के, कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि भाई घर फूक के नहीं, इन्होंने तो पढ़ाई की है, घर फूक के इन्होंने पहलवानी की है, स्पोर्ट्स में नाम कमाया है। तो जो हमारा हरियाणा का युवा ना, वो उसको कामयाब करने के लिए परिवार अपना ना सब कुछ दाव पे लगा देता है और फिर वो सफल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं उस परिवार की, उस यूथ की कैसी स्थिति होती होगी। तो साथियों, एचपीएससी कार्यालय का जो घेराव हुआ और उसमें जो जो जरूरी मुद्दे उठाए गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी इमेज के विपरीत अपना एक रौद्र रूप दिखाया। बहन श्वेता ढुल ने का जो एक मोमेंटम बनाया हुआ है इस तरह से आवाज़ उठाने का, उसके बारे में, और हरियाणा में जो जॉब क्राइसिस है, सरकार अब तक उस अनियमितता को फिक्स नहीं कर पाई है। बाहर से प्रदेशों से युवाओं को भर्ती करना, हमारे युवाओं को पीछे छोड़ देना, इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बताएं, तभी हमारे पास पूरा फीडबैक। और एचपीएससी चेयरमैन की कार्यशैली के बारे में भी हमें ज़रूर बताएं कि उनकी कार्यशैली से आप कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं। नमस्कार। नमस्कार।